नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल शारदा क्लासेस कर्णप्रयाग में। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो हमने अंतिम शासक कीर्ति शाह के बारे में डिस्कस किया था, क्योंकि हमारी जो सीरीज चल रही है वो उत्तराखंड में टिहरी रियासत पे चल रही है। तो जैसे ही हमने अंतिम शासक कीर्ति शाह का उल्लेख देखा, तो अब जो अगले राजा का उल्लेख मिलता है वो मुख्य रूप से 59वें क्रम के राजा नरेंद्र शाह के बारे में क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। तो 59वें क्रम के जो राजा हुए वो नरेंद्र शाह हुए और इनका शासनकाल 1913 से लेकर 1946 ईस्वी तक हुआ था। ये शासनकाल रहा नरेंद्र शाह का। अब नरेंद्र शाह का शासनकाल भी वही बाल्यकाल अवस्था से प्रारंभ हुआ था। इन्होंने भी जो अपना शासन प्रारंभ किया था अपनी जो माता थी इनकी नेपालिया रानी, उनके संरक्षण में किया था। और जैसे इन्होंने अपना राजकाज प्रारंभ किया तो इनके द्वारा भी कुछ सुधारात्मक प्रयास किए गए। लेकिन नरेंद्र शाह के शासनकाल में ऐसा कहा जाता है कि राजा और जो प्रजा थी इनके बीच जो संबंध स्थापित रहे वो उतने अच्छे नहीं थे, जिस कारण क्या हुआ कि रियासत में बहुत सारे उपद्रव हुए और उन उपद्रवों के कारण ये जो रियासत थी ये विघटन की ओर बढ़ना प्रारंभ हो गई। क्योंकि उस समय बहुत सारे आंदोलन किए गए और आंदोलन होने के मुख्य कारण थे जो यहाँ के राज कर्मचारी थे उनके द्वारा षड्यंत्र रचे जाने और जनता को प्रताड़ित करना, यही इसका क्या था, मुख्य कारण था। अब नरेंद्र शाह का शासनकाल प्रारंभ हुआ तो पहले संरक्षक इनकी माता नेपालिया रही। अब नेपालिया के द्वारा भी वही इनके जो चाचा थे विचित्र शाह, उनको संरक्षक बनाया गया, लेकिन कुछ समय तक वो संरक्षक रहे और उन्हें उसके बाद वहां से हटा दिया गया। इसी नेपालिया रानी जी के द्वारा क्या किया गया, यहाँ पर एक संरक्षक समिति बनाया गया, एक संरक्षक समिति नियुक्त की गई और इस संरक्षक समिति के अंतर्गत ही नरेंद्र शाह का जो शासनकाल था वो चलाया गया था। इन्होंने क्या किया, संरक्षक समिति में दो अंग्रेज अधिकारी, एक था म्योर और एक था सेमियर। सेमियर और म्योर दो अंग्रेज अधिकारियों की नियुक्ति भी संरक्षक समिति में करवा दी गई थी, क्योंकि इसका मुख्य कारण ये था कि जब भी नेपालिया रानी अस्वस्थ होती या जब भी ये विदेश यात्राओं पे यहाँ से जाती तो उस समय इस संरक्षक समिति का जो कार्यभार था वो इनके द्वारा संभाला जाता था। इस तरीके से नरेंद्र शाह का जो शासनकाल शुरू हुआ वो इस संरक्षक समिति के अंतर्गत हुआ था। जब नरेंद्र शाह का शासनकाल रहा तो उसी समय या जब ये संरक्षक काल में थे उस समय इनके शासनकाल में एक भूमि बंदोबस्त करवाई गई थी, जो कि 1916 की भूमि बंदोबस्त थी। और ये जो भूमि बंदोबस्त करवाई गई थी, ये जो भूमि बंदोबस्त करवाया गया था ये डोरी पैमाइश पर आधारित थी। डोरी पैमाइश पर आधारित भूमि बंदोबस्त करवाई गई थी नरेंद्र शाह के शासनकाल में। भले वो उस समय संरक्षक समिति के अंतर्गत करवाया गया था, लेकिन जो शासनकाल था वो किसका था, नरेंद्र शाह का था। इस तरीके से इन्होंने क्या किया, अपना राजपाट शुरू किया। और नरेंद्र शाह ने जैसे ही 1919 में अपना राज्याभिषेक करवाया या जैसे ही इनका राज्याभिषेक हुआ तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जो संरक्षक समिति थी उस संरक्षक समिति को 1919 में क्या करवा दिया, समाप्त करवा दिया। जो ये संरक्षक समिति थी ये इनके द्वारा क्या करवा दी गई, समाप्त करवा दी गई। इसके अलावा जब 1919 से आगे ये बढ़े तो इन्होंने भी वो सारे सुधारात्मक प्रयास जो कि कीर्ति शाह और प्रताप शाह के द्वारा रियासत में किए गए थे, इन्होंने उनको करने का पूरा प्रयास किया। लेकिन कहा जाता है वही कि सारा राजपाट जो मुख्य रूप से संभाला गया था वो इनके अधिकारियों के द्वारा, और अधिकारियों ने इतने अत्याचार किए कि जिससे जनता क्या हो गए, राजा से भी नाराज हो गए। अब नरेंद्र शाह ने तो सुधारात्मक प्रयास किए हुए थे। इन सुधारात्मक प्रयासों में से जैसे आपका स्कूली शिक्षा, स्कूली शिक्षा पर इन्होंने क्या किए थे, सबसे ज़्यादा खर्च किए थे। मतलब स्कूली शिक्षा के लिए भी इन्होंने क्या किया था, बहुत ज़्यादा प्रयास किए थे। इस क्रम में जो प्रताप इंटर कॉलेज है, प्रताप इंटर कॉलेज मतलब जो इससे पहले आपका जूनियर हाई स्कूल प्रताप शाह के शासनकाल में था, हाई स्कूल इसको कीर्ति शाह के द्वारा बनाया गया। अब इन्होंने इसको जो इंटरमीडिएट तक की जो कक्षाएं थी वो यहाँ पर संचालित करवाई और उसे प्रताप इंटर कॉलेज के नाम से लगभग 1940 में इसे स्थापित किया गया था। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, जो यहाँ के जो छात्र थे जो ठीक ठाक पढ़ने वाले थे और जिन लोगों को थोड़ा से वनों के बारे में जानकारी हुआ करती थी, उन लोगों को देहरादून में जो फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल है वहाँ पर भी इन्होंने राजकीय खर्चे में यहाँ के छात्रों को भेजा हुआ था। और उसके अलावा इन वनों पर शोध करने के लिए इन्होंने यहाँ के जो छात्र थे उनको राजकीय खर्चे पर फ्रांस और जर्मनी में भी इनको भेजा हुआ था। तो ऐसा करने वाले जो शासक थे वो नरेंद्र शाह थे।
ठीक है, ये इनके द्वारा करवाया गया था। कुछ ऐसे प्रयास थे कि जो पहले भी चले आ रहे थे, लेकिन इन्होंने उनको क्या किया, थोड़ी सी गति आगे की ओर दी थी। उसके अलावा प्रताप शाह ने क्या किया, इसी शिक्षा के क्षेत्र में एक स्कूल था लैंसडाउन में। इस लैंसडाउन स्कूल के लिए इन्होंने 4,000 रुपये की सहायता राशि, और एक स्कूल हुआ करता था कर्णप्रयाग में। कर्णप्रयाग का जो स्कूल था इसके लिए इन्होंने 3,000 रुपये की सहायता राशि दी थी। और ये जो सहायता राशि इनके द्वारा दी गई थी, ये प्रथम विक्टोरिया क्रॉस प्राप्तकर्ता दरबान सिंह नेगी, उनके आग्रह पर ही इन्होंने क्या किया था, इस स्कूल को 3,000 रुपया यहाँ पर क्या दिया था, सहायता राशि उपलब्ध करवाई थी। उसके अलावा कहा जाता है कि इन्होंने जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए भी इन्होंने 1 लाख रुपए की क्या दी थी, धनराशि दी थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए इन्होंने 1 लाख रुपए की जो धनराशि थी वो मुक्त रूप से इनको उपलब्ध करवाई। बाद में ऐसा कहा जाता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा ही 1937 में नरेंद्र शाह को एक उपाधि दी गई थी, जो थी आपके LL.D की उपाधि इनको दी गई थी। तो इस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे सुधारात्मक प्रयास किए थे। इसके अलावा जो नरेंद्र शाह थे, नरेंद्र शाह ने क्या किया, जो रियासत थी, इस रियासत में पहली बार जनगणना, रियासत की पहली जनगणना, रियासत की पहली जनगणना जो करवाई गई थी वो 1921 में नरेंद्र शाह के शासनकाल में करवाई थी। और ये सुविधा यहां पर किसने दी थी, नरेंद्र शाह ने दी थी। उसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि इसी 1921 में इनके द्वारा जो देवलगढ़ है, देवलगढ़ की यात्रा की गई। और देवलगढ़ की यात्रा करने के पश्चात इन्होंने जो यहाँ पर राज राजेश्वरी का मंदिर है, इस राज राजेश्वरी मंदिर का क्या किया था, जीर्णोद्धार करवाया था। उसके अलावा इनके टाइम पीरियड की एक घटना यह भी उल्लेख मिलती है कि 1923 में इन्होंने राज्य प्रतिनिधि सभा, राज्य प्रतिनिधि सभा, इसका भी क्या किया था, निर्माण किया था। जिससे कि क्या हो जाए कि राज्य के कोई जो भी व्यक्ति जो अपनी समस्याएं हैं या राज्य के शासन व्यवस्था में अपनी प्रतिभा या अपने योगदान को देना चाहता है, तो उसके लिए इन्होंने प्रतिनिधि सभा का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। वही इन्हीं के द्वारा 1923 में ही एक सार्वजनिक पुस्तकालय, एक सार्वजनिक पुस्तकालय का भी क्या करवाया गया, निर्माण करवाया गया था नरेंद्र शाह के द्वारा। जिसको कि ये जो सार्वजनिक पुस्तकालय है, इसको वर्तमान समय में नई टिहरी में स्थापित किया गया है और इसको सुमन संग्रहालय के नाम से इसको वहां पर जाना जाता है। तो ये सुधारात्मक प्रयास किए थे नरेंद्र शाह के द्वारा। अब जो पहली परंपरा चली आई थी राजधानी परिवर्तन करने की, वही परंपरा नरेंद्र शाह के द्वारा भी अपनाई गई। और इन्होंने क्या किया, रियासत में एक स्थान था आपका ओड़ाथली, इस ओड़ाथली में इन्होंने क्या किया, एक नगर की स्थापना की और उसे 1921 में नाम दिया नरेंद्र नगर। याद रखिएगा, नरेंद्र नगर की जो स्थापना की गई थी वो 1921 में की गई थी। इसी नरेंद्र नगर में इन्होंने एक राजभवन का निर्माण किया, जिसको कि वर्तमान में आनंदा होटल के नाम से जाना जाता है। इस राजभवन का निर्माण किया गया 1924 में। और बाद में इन्होंने क्या किया, जो राजधानी अभी तक प्रताप नगर में थी, ठीक है, सॉरी कीर्ति नगर में थी, उस राजधानी को कीर्ति नगर से हटाकर इन्होंने 1925 में क्या करवा दिया, उसको परिवर्तित करवा के 1925 में राजधानी को परिवर्तित करके, राजधानी को परिवर्तित करके इन्होंने क्या करवा दिया, नरेंद्र नगर को अपनी राजधानी बनाई। और यही नरेंद्र नगर इस रियासत की क्या हुई थी, अंतिम राजधानी हुई थी। तो ये एक राजधानी परिवर्तन का जो क्रम था वो इनके शासनकाल में हुआ था। अब जो रियासत थी, रियासत में जो सबसे बड़ा आंदोलन जो दिखाई देता है नरेंद्र शाह के शासनकाल में, वो था रवाई कांड के रूप में जाना जाता है। और रवाई कांड होने का मुख्य कारण ये था कि 1927 में जो ब्रिटिश सरकार थी, इनके द्वारा तीसरा वन अधिनियम निकाला गया था। याद रखिएगा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा पहला वन अधिनियम 1865 में निकाला गया था। उसके बाद दूसरा जो निकाला गया था, जो संशोधित था, वो 1878 में निकाला गया था। और तीसरा वन अधिनियम जो कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा निकाला गया था, ये 1927 में निकाला गया था। 1927 में निकाला गया वन अधिनियम, इसके द्वारा क्या किया गया, जो वनों के अधिकार हैं ये राज्य सूची में डाल दिए गए और कानून बनाने का अधिकार राज्य को दे दिया गया। इससे ये हुआ कि जो
रियासत में जितने भी वन थे वो वन, क्योंकि पहले ही हम देख चुके हैं कि कीर्ति शाह ने क्या किया था, जितने भी वन क्षेत्र थे उनको रियासत के वन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया था। मतलब कहने का अर्थ ये था कि वनों की जो भी उपज या वनों से जो भी घास या चारा वगैरह होगा उस पर अब राज्य क्या लगा सकती है, टैक्स लगा सकती है। 1927 में ये अधिकार राज्य को दे दिए गए। तो रियासत में अब क्या हो गया, वनों से जितना भी जो अधिकार अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों का था वो उनसे हटा के अब रियासत को दे दिए गए। इसका विरोध, क्योंकि जो राज कर्मचारी थे वो क्या करते थे, बेतरतीब तरीके से यहां पर टैक्स की उगाही किया करते थे, जिससे यहां के लोग क्या हो गए, परेशान हो गए। अब उन्होंने क्या किया कि इन वन अधिकारों को छीने जाने के एवज में उन्होंने यहां आंदोलन करने प्रारंभ कर लिए। अब ये वो वाला दौर था कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो उस समय आंदोलन चल रहे थे, उस समय आपका 1930 की वो घटना कि जब आपका पूरे भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन संचालित था। तो जब सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक कानून का विरोध किया गया तो उसी समय गढ़वाल क्षेत्र में या रियासत में आपके वन अधिकारों से संबंधित जो भी समस्याएं थी उनके खिलाफ आंदोलन किए गए। उसी परिप्रेक्ष्य में 30 मई 1930 को एक घटना घटी थी रवाई क्षेत्र में, जिसको रवाई कांड के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना ये वही रवाई है जहां पर आपका, या इस रवाई को 1924 में ब्रिटिश शासन व्यवस्था से हटाकर इसे रियासत में मिलाया गया था। ठीक है, तो 1824 में ये आपके रियासत में मिल चुका था। इसी रवाई क्षेत्र के जो लोग थे वो लोग जब वनों के अधिकार उनसे छीने गए, उसके विरोध में जब आंदोलन करने के लिए एक मैदान यहां पर था, तिलाड़ी का मैदान। तिलाड़ी का मैदान, इस तिलाड़ी के मैदान में वो लोग एक शांतिपूर्वक तरीके से सभा का आयोजन करवाने के लिए यहां पर आमंत्रित हुए या एकत्रित हुए। तो उसी मैदान में जब आंदोलनकारी यहां पर एकत्रित हुए तो क्या हुआ, नरेंद्र शाह ने क्या किया था, 1929 में अपना एक सैन्य अधिकारी जिसको कि दीवान के पद पे रखा, वो था चक्रधर जुयाल। चक्रधर जुयाल, इन्होंने क्या किया, चक्रधर जुयाल को दीवान के पद पे नियुक्त किया हुआ था। और जब 1930 में यहाँ के जो लोग थे वो रवाई के मैदान में एकत्रित हुए इन वन अधिकारों को छीने जाने के विरोध में, तो उसी सभा पर इस चक्रधर जुयाल के द्वारा गोली चलाने का आदेश दे दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर भी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कि इस आदेश का उल्लंघन किया, जिन्होंने उनका आदेश मानने से इनकार किया। इनका नाम सुरेंद्र दत्त के नाम से निकलता है। ठीक है, उन्होंने जो ये आदेश दिया गया था उसका विरोध किया, लेकिन उन्हीं सैनिकों में से एक सैनिक था नथु सिंह सजवाण। इस नथु सिंह सजवाण ने क्या किया, जो चक्रधर जुयाल के द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया गया था, इसने वो जो जनता थी उस पर गोली चलाई और इनके अन्य सैनिकों के द्वारा भी उन पर गोली चला दी गई, जिसके कारण कहा जाता है वहां पर जो सैकड़ों लोग थे वो निहत्थे जो लोग थे वो वहां पर मारे गए। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हुए कि जिन्होंने, यमुना नदी जो प्रवाहित हो रही थी इस तिलाड़ी मैदान के किनारे से ही यमुना नदी प्रवाहित होती है, तो वहां पर उन्होंने छलांग लगा दी और बहुत सारे लोग उसमें बहकर क्या हो गए थे, मारे गए थे। बाद में जितने बचे हुए लोग थे उन सभी लोगों पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उन्हें दोषी ठहराया गया। इस तरीके से ये जो तिलाड़ी की घटना थी, या जिसको रवाई कांड भी कहा जाता है, इसको एक घटना जो नाम पुकारा गया छोटा जलियांवाला बाग हत्याकांड। छोटा जलियांवाला बाग हत्याकांड, याद रखिएगा एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं। छोटा जलियांवाला बाग हत्याकांड ये जो हुआ था ये आपका 30 मई 1930 को हुआ था, जिसको कि आप रवाई कांड या तिलाड़ी का कांड के रूप में भी इसको जानते हैं। ठीक है, इसीलिए जो आपका चक्रधर जुयाल है इसे गढ़वाल का ओ डायर भी कहा जाता है। बाद में ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो चक्रधर जुयाल था, जब ये यहाँ से रिटायर हो गया उसके पश्चात किसी असाध्य रोग के कारण इसकी मृत्यु भी हुई थी। तो कहा जाता है ऐसा कि इन्हीं लोगों की जो बद्दुआएं थी वो इस पे लगी हुई थी, जिसके कारण इसकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। तो ऐसी कुछ कथाएं वहाँ पर प्रचलित है। ठीक है, तो ये घटना जो हुई थी वो नरेंद्र शाह के शासनकाल की एक विभत्स घटना थी, जो कि निहत्तों पे चलाई गई क्या थी, वहाँ पर गोलियाँ थी। तो ये तिलाड़ी का कांड 1930 का वन अधिकारों को छीनने के विरोध में किया गया एक आंदोलन था। अब इसके अलावा नरेंद्र शाह जो थे, नरेंद्र शाह अपने आप में तो वो बहुत प्रयास करना चाहते थे कि रियासत में शांति व्यवस्था बनी रहे, लेकिन इन्हीं कर्मचारियों के कारण उन्होंने क्या किया था, उनके काल में ये आंदोलन यहाँ पर हुए थे। नरेंद्र शाह ने भी क्या किया था, रियासत में एक 1920 में एक बैंक की स्थापना की थी।
एक कृषि बैंक का इन्होंने निर्माण किया था। और ये जो बैंक उन्होंने निर्मित किया था वो हरिकृष्ण रतूड़ी जी के हरिकृष्ण रतूड़ी जी की सलाह पर इन्होंने जनता को सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 1920 में क्या करवाया था, एक बैंक निर्मित करवाया था। इन्होंने क्या किया, नरेंद्र शाह ने क्या किया, जो अभी तक चीफ कोर्ट, जो इनका न्यायालय हुआ करता था, उसको चीफ कोर्ट के नाम से जाना जाता था, इन्होंने उसको परिवर्तित किया और उसे हुजूर कोर्ट में परिवर्तित किया। उसे हुजूर कोर्ट के नाम से उसको पुकारा जाने लगा। अब जो हुजूर कोर्ट होता था उस समय, उसमें राजा स्वयं ही क्या करते थे, जो फैसले थे वो दिया करते थे, उनका अंतिम निर्णय राजा के द्वारा किया जाता था। और इस हुजूर कोर्ट के नीचे उन्होंने जो स्थापित किया वो आपका हाई कोर्ट किया। अब जो भी मामले आते वो पहले हाई कोर्ट में आते। इसी हाई कोर्ट में उन्होंने एक सत्र न्यायाधीश और सत्र न्यायाधीश के रूप में जिनका उल्लेख मिलता है वो मुकुंदी लाल का मिलता है। मुकुंदी लाल जी को, इनको इन्होंने सत्र न्यायाधीश बनाया और एक इन्होंने दीवानी न्यायालय का निर्माण किया और जिसके न्यायाधीश बनाए गए घनश्याम दास। इनको इन्होंने क्या बनाया था, दीवानी न्यायाधीश बनाया था। और जो सत्र न्यायाधीश बनाए गए थे वो मुकुंदी लाल बनाए गए थे। इस हुजूर कोर्ट और इस हाई कोर्ट में जो संदर्भ, जो न्यायिक पुस्तिका रखी जाती थी उसका नाम रखा गया नरेंद्र हिंदू लॉ। इस नरेंद्र हिंदू लॉ की जो स्थापना की थी वो हरिकृष्ण रतूड़ी जी के द्वारा, जो ये थे हरिकृष्ण रतूड़ी, इनके द्वारा की गई थी। और ये जो पुस्तक इन्होंने लिखी थी ये 1917 में इन्होंने लिखी हुई थी। याद रखेगा, नरेंद्र हिंदू लॉ जो हरिकृष्ण रतूड़ी के द्वारा 1917 में लिखी गई थी, वही इनके न्यायालय भवनों में क्या होती थी, एक न्यायिक पुस्तिका के रूप में वहां पर प्रयोग की जाती थी, जिसमें कि वहां के नियम और कानून जो हुआ करते थे वो उसमें उल्लेखित किए जाते थे। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने न्यायालय भवनों का, इन बैंकों का भी क्या करवाया था, निर्माण यहां पर करवाया हुआ था। लेकिन वही फिर से जो राज कर्मचारी थे उनके अत्याचार इतने थे कि जो आंदोलन थे वो यहाँ पर शांत नहीं हुए। और एक घटना और इनके शासनकाल में दिखाई देती है, वो थी प्रजामंडल। क्योंकि क्या था, रियासत में कुछ कर ऐसे थे जिनके विरोध में लोग क्या कर रहे थे, आवाज उठा रहे थे। उनमें से एक प्रमुख था पौन टूटी कर और एक था आपका बरा कर। पौन टूटी कर जो था ये आयात निर्यात कर था और जो आपका बरा कर था ये आपका भू राजस्व कर था। अब राजा अगर चाहते भी कि ये आंदोलन यहां पर ना हो, लेकिन उसका मुख्य कारण यही था कि राजा की उस समय विदेश यात्राएं बहुत ज्यादा हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि नरेंद्र शाह ने अपने जीवन काल में लगभग 11 विदेश यात्राएं की थी, जिसके कारण इनका जनता के सामने ज़्यादा सामना नहीं हो पाया और ये उनकी जो समस्याएं थी उनके बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध इन तक, या मुख्य रूप से जानकारी इन तक नहीं पहुंच पाई। इसी कारण ये क्या हुए थे, सारे आंदोलन हुए थे। अब जो पौन टूटी कर था ये एक आयात निर्यात कर ऐसा कर था कि जब भी कोई व्यक्ति रियासत में आता या रियासत से बाहर जाता तो उनके जो सामान थे उनकी निगरानी की जाती थी। और ये अधिकारी ऐसे होते थे कि जो इन सामान की निगरानी इस बेतरतीब तरीके से करते थे कि लोग उनसे क्या थे, बहुत परेशान हो गए थे। इसलिए वो चाहते थे कि ये पौन टूटी कर समाप्त होना चाहिए। और दूसरा एक भू राजस्व कर था बरा कर, उससे भी लोग क्या थे, परेशान थे। तो ये चाहते थे इनको क्या कर दिया जाए, समाप्त किया जाए। लेकिन जो कर्मचारी थे उन्होंने क्या नहीं किया, जो जनता थी उनकी किसी भी मांग को राजा तक पहुंचने ही नहीं दिया, जिसके कारण ये क्या हो गई, जनता के लिए क्या हो गए, ज़्यादा भारित हो गए थे। अब इसी चीज़ को दूर करने के लिए ही यहाँ के जो गणमान्य लोग थे उन्होंने क्या किया, प्रजामंडल की स्थापना की। ये जो प्रजामंडल था ये एक शाखा के रूप में यहाँ पर स्थापित की गई थी। ठीक है, और प्रजामंडल उस समय जो मुख्य रूप से था ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा शुरू किया गया था, उसकी एक शाखा के रूप में था। और ये मुख्य रूप से देशी रियासतों के लिए ही, क्योंकि रियासतों को उस समय जो भारतीय जो आंदोलन चल रहा था उनके साथ शामिल करने के लिए ही ये एक आंदोलन चलाया गया था। और उसकी एक शाखा जो थी वो यहाँ पर खोली गई थी। अब प्रजामंडल जो थी इसकी स्थापना 23 जनवरी 1939 को देहरादून में स्थापित की गई थी। याद रखिएगा, इसकी स्थापना देहरादून में हुई थी और देहरादून पहले से ही अंग्रेजों के हाथ पे था। तो इस तरीके से रियासत में अभी प्रजामंडल की स्थापना नहीं हुई थी,
बस ये जो प्रजामंडल बनी हुई थी ये देहरादून में बनी हुई थी, और यहाँ के जो लोग थे या जो प्रजामंडल के लोग थे उनकी मुख्य मांग यही थी, एक तो ये पौंड टूटी कर समाप्त हो, दूसरा बरा कर समाप्त हो, और तीसरा उत्तरदायी शासन की स्थापना हो। जो उत्तरदायी शासन है इसका निर्माण हो, मतलब राजा की छत्र छाया में वो जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पे कार्रवाई की जाए, उनको सजा दी जाए, और जो अधिकार रहे, जो शासन है वो राजा का ही रहे। तो ये तीन मांगें थी इस प्रजामंडल की। अब प्रजामंडल का निर्माण होना भी इस रियासत के लिए एक तरीके से क्या हुआ था, ये भी घातक सिद्ध हुआ था, क्योंकि जब ऐसा कहा जाता है क्योंकि दिसंबर में जो श्रीदेव सुमन जी है उनका क्या हुआ, इस प्रजामंडल में इनका भी आगमन हुआ। अब जैसे ही श्रीदेव सुमन जी का आगमन प्रजामंडल में हुआ तो प्रजामंडल को एक नई दिशा मिल गई। अब इन्होंने क्या किया कि यहां से हटाकर इन्होंने इस प्रजामंडल को 19 मार्च 1941 को क्या हुआ, जो प्रजामंडल था इसको टिहरी रियासत में स्थापित किया गया। याद रखिएगा, यह प्रजामंडल देहरादून में बना था जो कि 1939 में बना, और रियासत में प्रजामंडल की स्थापना 19 मार्च 1941 को हुई थी, जिसको मुख्य रूप से श्रीदेव सुमन और श्रीदेव सुमन जी के साथ एक व्यक्ति और थे, उन्होंने क्या की थी, इसकी स्थापना रियासत में की थी। अब रियासत में जब इसकी स्थापना की गई तो ये वो वाला दौर था जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के टाइम पीरियड पे 1941 व्यक्तिगत सत्याग्रह और 1942 क्रिप्स मिशन का भारत आगमन और 1942 में महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया भारत छोड़ो आंदोलन का दौर था। अब इस दौर में क्या हुआ कि यहाँ के लोग भी क्या थे, उन आंदोलनों में सक्रिय भूमिका उन्होंने निभाई थी, और श्रीदेव सुमन जी भी महात्मा गांधी जी के इस आंदोलन में क्या थे, वो भी भागीदार बन चुके थे। अब 1942 में श्रीदेव सुमन को गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें जेल में डाला गया, लेकिन कुछ समय के पश्चात इन्हें वहां से रिहा कर दिया गया। लेकिन बाद में कहा जाता है कि 1943 में इन्हें फिर से गिरफ्तार किया गया था। लेकिन जब इन्हें वहां से फिर से 1943 में भी रिहा किया गया तो अंतिम रूप से इस प्रजामंडल के जो सदस्य या जिन्होंने इसकी स्थापना करवाई थी, श्रीदेव सुमन, इनको अंतिम रूप से क्या कर दिया गया, 30 दिसंबर 1943 को इन्हें क्या कर दिया गया, चंबा से अंतिम रूप से इन्हें गिरफ्तार किया गया। अब गिरफ्तार किया गया तो इन्हें जो टिहरी जेल है वहां पर रखा गया और बहुत सारी यातनाएं उन्हें वहां पर दी गई थी, जिसके क्रम में इन्होंने क्या किया था, आपका अप्रैल मई में इन्होंने क्या किया था, भूख हड़ताल प्रारंभ की थी। और इनकी जो भूख हड़ताल थी वो लगभग कहा जाता है कि 84 दिनों तक इनकी भूख हड़ताल चली, और 84 दिनों के पश्चात 25 जुलाई 1944 को इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अब जब मृत्यु हुई तो मृत्यु भी बड़ी विभत्स थी, इस प्रकार से इनको तड़पाया गया था उस जेल में, या इस तरीके की घटना वहां पर हुई थी कि जिसके कारण इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। ये स्वाभाविक मृत्यु नहीं थी, उनकी वहां पर हत्या की गई थी एक तरीके से, और उनके शरीर को जिस कंबल में उनको रखा गया था उसी कंबल में लपेट के भिलंगना नदी में इनको प्रवाहित कर दिया गया था। अब जैसे ही श्रीदेव सुमन की मृत्यु हुई तो जो रियासत के जो लोग थे वो क्या हो गए, आंदोलनरत हो गए, और उन्होंने अब प्रजामंडल को पूरे रियासत में फैलाने का क्या कर दिया, निर्णय ले लिया। तो इस प्रकार से इस रियासत को विघटन की ओर लेके जाने में इस प्रजामंडल ने भी क्या की थी, अपनी निर्णायक भूमिका निभाई थी। और इसका मुख्य कारण वही था कि जो राजा ने अपने जो राज अधिकारी थे उनकी ओर क्या नहीं किया था, ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, उसी कारण ये रियासत क्या हुई थी, समाप्त हुई थी। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रजामंडल की क्या हुई थी, स्थापना यहां पर की गई थी। इसके अलावा जो नरेंद्र शाह थे, तो नरेंद्र शाह का शासनकाल 1946 में समाप्त हुआ, लेकिन इन्होंने क्या किया था, अपने रहते ही इन्होंने जो अपना उत्तराधिकारी था वो अपने पुत्र मानवेंद्र शाह जी को इन्होंने घोषित करवा दिया था। तो इस तरीके से नरेंद्र शाह के बाद अगले शासक 1946 में जो नियुक्त किए गए वो इनके पुत्र मानवेंद्र शाह जी को नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो अगले राजा का जो उल्लेख मिलता है वो मानवेंद्र शाह का मिलता है, उसको हम अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे क्योंकि छोटा सा कार्यकाल है उनका, लेकिन उसके साथ साथ हम इस रियासत के कुछ प्रशासन व्यवस्था को भी देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इस नरेंद्र शाह या इनके शासनकाल को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, और बाकी जो भी डिस्कस करेंगे वो हम अगली कक्षाओं में करेंगे। तो आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप सभी लोगों को अगली क्लास में। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।